Assalamualaikum dear students, hope you are doing well। तो हम लोग अपनी रिकमेंडेड बुक फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स को स्टडी कर रहे हैं। हमारा हमारा ये इस बुक का पार्ट नंबर 3 थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हमारा कोर्स है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 19 एंड 20 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 21 का टॉपिक नंबर 3 द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी असल में करना है हमने। बेटा इसका टॉपिक नंबर 1 जो था मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ एन आइडियल गैस, उसमें भी हमने मॉडल बनाया था और एक थ्योरम लिखा था, थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और उसे हमने डिस्क्राइब किया था। लेकिन वो जो हमने सारी कैलकुलेशन की थी वो हमने वन एटम वाले मॉलिक्यूल के लिए यानी मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए सारी की थी। अगर अब ये जो हम टॉपिक करने लगे हैं इसमें बेसिकली डेफिनेशन या जो हमने प्रूफ करना है वो डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक एटम के लिए हम लोगों ने बेसिकली स्टडी करना है। ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोटॉमिक गैस के लिए थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन लिखी या जनरल पूछ लिया जाए तो आपने वही लिखना है। अगर तो आपसे पूछ लिया जाए प्रूव करें द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, तो आपने इसको लिखना है थ्योरम की स्टेटमेंट लिखने के बाद। स्टेटमेंट यही है कि जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है तमाम साइड में, विच इज इक्वल टू 1/2 kx², 1/2 kB/T, ये वैल्यू है सभी। ठीक है, इसमें देखें क्या स्टार्ट में बता रहे हैं कि हमने प्रिडिक्शंस बनाई जो कि बहुत ज्यादा मोलर स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड, जो हमने लास्ट में Cp - Cv = R निकाला है। हमने कहा ये बहुत ही ज्यादा अच्छी वेल एग्रीमेंट में थी मोनोटॉमिक गैसेस के लिए। लेकिन अगर बाकी कॉम्प्लेक्स गैसेस का देखा जाए, जैसे हमने पिछले टेबल में पिछले डिस्कस भी किया था कि डायटोमिक गैसेस के लिए या इससे ज्यादा मोनो इसके लिए अलावा पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है। Cp - Cv = R की वैल्यू नहीं दे रहा। ठीक है, उनकी जो वैल्यूज आ रही हैं या Cp की वैल्यू या Cv की वैल्यू ऑलमोस्ट वो कंसिस्टेंट नहीं आ रही। हमारी जो थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं उससे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कंसेक्टिव नहीं आ रही। अब हम देखना चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसी एजम्पशंस कर सकते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए कि हम लोग कि उसको स्टडी करें और उसके बाद हम क्या करें कि उसकी वैल्यूज निकाल सकें। अब हमने कहा हम मोर कॉम्प्लेक्स गैस के लिए लेंगे, हम एक कॉन्सिडर करेंगे कि हमने क्या कॉन्सिडर किया था कि इंटरनल एनर्जी जो थी सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाली थी। हमने कॉन्सिडर किया था जो हमारा मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है यानी एक एटम वाला, उसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ना उसकी रोटेशनल है ना वाइब्रेशनल एनर्जी है, सिंपल ट्रांसलेशन मोशन है उसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी है। ठीक है, जो एनर्जी है हमने कहा था जो वैसे आमतौर पे जो एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी वो तो सब पे डिपेंड करती है। ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन है मॉलिक्यूल्स की ये कोलियंस की वजह से होती हैं, और हम कहते हैं वो जो कि क्या होती हैं और वो कपल्ड हो जाती हैं ट्रांसलेशन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल से मिल मिल जाती हैं और मिलकर टोटल इंटरनल एनर्जी बनाती हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि डिस्कस करती है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंडर आ रहे हो, उसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि जो हमारा जो तमाम एनर्जी है वो इक्वली शेयर होगी तमाम एटम्स के दरमियान या इंडिपेंडेंट, वो तमाम इक्वली शेयर होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम में। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मैंने पहले बता चुकी थी कि जितने एक्सिस में बॉडी मूव कर सके, वो मूव करने से मुराद है उसमें ट्रांसलेशनल मोशन कर सके, उन जितने साइड्स में XY Z डायरेक्शन, जितनी डायरेक्शन में वो रोटेशनल मोशन कर सके या वाइब्रेशनल मोशन कर सके, तो ये एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने इक्विपार्टीशन थ्योरम जो हमने टॉपिक फर्स्ट पढ़ा था उसमें था कि इक्विलिब्रियम में होता है जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूशन तमाम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में से, यानी एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, बी एक्सिस के लिए अलग अलग जो वैल्यू थी 1/2 kBT थी इंटरनल एनर्जी की। ठीक है, अब हमने कहा हम कंसिडर करते हैं अब डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, डायटोमिक गैस कंसिडर कर लिया जिसकी ऐसी ये एक डम्बेल की शेप का टाइप का मॉलिक्यूल है। उसका हमने क्या किया, मॉडल में हमने कंसिडर किया जो सेंटर ऑफ मैस है मॉलिक्यूल का वो ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, यानी सेंटर ऑफ मैस बॉडी का, फुल बॉडी को हम एक सेंटर ऑफ मैस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। ठीक है,
उसमें हम क्या कह सकते हैं, वो तीनों डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। एक्स एक्सिस में जाना चाहे तो जा सकता है, वाई डायरेक्शन में जाना चाहे तो जा सकता है, जी डायरेक्शन में जाना चाहे जो जा सकता है तो जा सकता है। इसके एडिशन में जो मॉलिक्यूल है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग रोटेट भी कर सकता है। हमने कहा कि वो एक्स एक्सिस के चलो रोटेट कर रहा है बहुत ग्रेट डायमेंशन पे, आर की वैल्यू बहुत लार्ज है, ठीक है, इनर्शिया की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है, इस वजह से हम कहते हैं ठीक है इसमें बहुत बड़ी इसमें वैल्यू होगी। इसी तरह जी एक्सिस के रोटेट इस तरह रोटेट करना शुरू हो जाए हमारा इस जी एक्सिस के अलोंग तो भी वैल्यू बहुत होगी। जबकि अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग देखें तो हमारा वो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है या रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं, या इनर्शियल रोटेशनल इनर्शियल एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, हम कहते हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, उसे इग्नोर किया जा सकता है, जीरो कहा जा सकता है, क्योंकि हम कंसिडर करते हैं कि इस डायरेक्शन में देखें अगर आप फॉर एग्जांपल इसकी टिप बिल्कुल एक नजर आएगी, और हम एटम को कहते हैं कोई पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट का रेडियस ना होने के बराबर है, जबकि इनर्शिया की वैल्यू हमारी mr² के इक्वल होती है। तो हम कंसिडर करते हैं जब आर जीरो है तो हमारा आई भी जो है वो आइडेंटिकली जीरो कंसिडर होगा इस केस में। यानी हम इस बॉडी का इस डायटोमिक मॉलिक्यूल का कंसिडर कर रहे हैं कि इसके साथ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। तीन कौन सी वाली, एक्स वाई जी डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन, और दो डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन। देखें ये लिखा हुआ है कि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेशनल और रोटेशन की, तीन जो है एसोसिएटेड है ट्रांसलेशनल मोशन से, जबकि टू एसोसिएटेड है रोटेशनल मोशन से। अब हमें पता है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में की जो एनर्जी है वो है 1/2 kBt। तो हम इंटरनल एनर्जी टोटल ऑब्जेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, कि हमने ये इंटरनल एनर्जी लिख दी, ठीक है, वैल्यू, ये भी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है। अब हम ट्रांसलेशनल मोशन के लिए बात कर रहे हैं तो 3n से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 डायरेक्शन में है, और n मॉलिक्यूल्स के लिए। इसी तरह टू रोटेशनल मोशन के लिए क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे n मोशन के लिए, रोटेशनल फ्रीडम के लिए रोटेशनल एनर्जी जो होगी, ठीक है। इसको टोटल प्लस कर लेंगे, 5/2 वैल्यू बन जाएगी, और इसमें इसको इसमें पुट करेंगे। आपको पता है कि एन के बी टी को एन आर टी में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको पता है। अब हम कहते हैं ये इंटरनल एनर्जी की आ गई। अब हमने पढ़ा हुआ था कि सीवी इज इक्वल टू 1/n डीई इंटरनल ओवर डी टी, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिलेटेड टू सीवी। जब हमने सेकंड टॉपिक अपना कवर किया था तो उसमें ये वैल्यू हमने डिस्कस की थी। हाँ, यहाँ से हम लोगों ने d/dt कॉमन लेके ई इंटरनल की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी है आर टी वाली, इसका डेरिवेटिव लिया है तो 5/2 और आर बाहर आ गया है, ठीक है, एन एन से कैंसिल हो गया, चेंज dt/dt चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 आ गया, तो ये वाली वैल्यू आ गई 5/2 आर। अब आर की वैल्यू हमें पता था, वो हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 20.8 वैल्यू आई है हमारी डायटोमिक गैस के लिए। अब जब हमने कॉन्सिडर सिर्फ कौन सी की है, सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशन, लेकिन हमने एक और चीज तो कॉन्सिडर नहीं की। हमने कहा कि बॉडी में तो इस वाले बॉडी में तो वाइब्रेशनल मोशन भी होता है, उसके लिए हम कॉन्सिडर करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ओके, पहले इसकी नेक्स्ट कर लेते हैं। सीपी की वैल्यू निकालने के लिए वो वाला फॉर्मूला यूज किया, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीवी को इधर ले आए, दोनों वैल्यू प्लस हो रही है, सीवी की वैल्यू जो अभी कैलकुलेट की है 5/2 आर, और प्लस आर 7/2 आर, आर की वैल्यू पुट की तो ये 29.1 सीपी की वैल्यू बन गई है। और गैमा की इसी तरह गैमा की वैल्यू सीपी ओवर सीवी वाली वैल्यू से 1.40। हम कहते हैं कि जो रिजल्ट है ना डायटोमिक गैस के लिए, ये एग्री कर गए हमारी जो टेबल में हमने पुट किया हुआ था उससे, ठीक है। जब हमने किस किस चीज को कंसिडर किया है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वो मोशन को डिस्कस किया है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अब एक और वाइब्रेशनल मोशन को अकाउंट में भी लिया नहीं है। वाइब्रेशन मोशन को अकाउंट में लेने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे मॉडल एक बनाया है। मॉडल में क्या है कि दो एटम्स है, दोनों को स्प्रिंग से जोड़ दिया है, और दोनों एटम्स क्या है, वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं। इसकी भी वाइब्रेशनल मोशन है और इसकी भी वाइब्रेशनल मोशन है, इसलिए हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करेंगे वाइब्रेशन के लिए। अब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी उसी तरह निकाल लेंगे। ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी ट्रांसलेशनल के लिए, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल के लिए, और मजीद दो ऐड कर दी वाइब्रेशनल के लिए, ठीक है। तो हम इसे कॉन्सिडर करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी एन के बी टी में, इसको कन्वर्ट करेंगे आर एन आर टी में, ये वैल्यू। सीवी की वैल्यू उसी फार्मूले से जैसे पीछे निकाली है पुट करके देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 29.1, ठीक है। ये सारी कंडीशन अभी हमारी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। हमने अभी रोटेशनल मोशन को कंसिडर नहीं, वाइब्रेशनल मोशन को कंसिडर नहीं किया था, तो सीवी की वैल्यू आई थी 20.8। हमने रोटेशनल मोशन को वाइब्रेशनल मोशन को कंसिडर किया है तो 29.1 आ गई है सीवी की वैल्यू।
अब ये जो वैल्यूज हैं ये हमें कंफ्यूज कर रही हैं कि ये क्या चीज है। इसके लिए हमने क्या कर लिया, हमारे एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमने कहा कंसिस्टेंट नहीं है H2 और N2 की वैल्यूज के लिए अगर हम करें, तो ये हमारे क्या है कि हमें ये शो हो गया कि हमारा जो क्लासिकल मॉडल हम स्टडी करते आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ मसला है, और वो वैल्यू कंसिस्टेंट नहीं है तमाम रिजल्ट के लिए, तमाम टेम्परेचर पे या तमाम चीजों पे। ठीक है। अब हमने कहा कि ये हमारे मॉडल की फेलियर बयान कर रहा है, तो हम लोग कुछ लिहाज से तो इसको सक्सेस कह सकते हैं कि जब हम डिस्कस करते हैं वो मोनोटॉमिक गैसेस के लिए, या फिर हम वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे देखते हैं, तो सिंगल टेम्परेचर पे देखने की बजाय तो हमें पता चलता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है। हम तो कंसिडर करते रहे कि ये CP CV में वैल्यू जो आ रही है सिर्फ हमारे पास R से रिलेटेड आ रही है। ठीक है। तो लेकिन वैल्यू में टेम्परेचर का कुछ ना कुछ पार्ट भी इंक्लूड है। हमें क्या बता रहा है कि जब टेम्परेचर हमारा लो होता है तो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन इन्वॉल्व हो रही होती है। ठीक है। जब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है ना, तब ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों कंट्रीब्यूट कर रही होती है, यानी CP की और CV की वैल्यू इस लिहाज से कंसिस्टेंसी में आ रही होती है। जब हमारा टेम्परेचर मजीद बढ़ा दें तो हमारे पास तीनों टाइप की मोशन और CP, ये देखें वैल्यू हमारी कंसिस्टेंट है 3/2। R हमारे पास गैसेस के लिए है जो कि ट्रांसलेशन मोशन, अगर हम लोग रोटेशनल मोशन को भी कंसिडर करें ट्रांसलेशन मोशन के साथ तो 5/2 R की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम तीनों मोशंस को कंसीडर करें तो CV की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/2 R की वैल्यू। ठीक है। तो ये वैल्यू हमें क्या बता रही है, अगर हम वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर देखें तो ये सारी वैल्यूज वैसे तो ठीक है, लेकिन क्लासिकल मॉडल हमें प्रूफ नहीं दे रहा कि कम टेम्परेचर पे और ज्यादा टेम्परेचर पे, हमें ऐसा फॉर्मूला नहीं बना के दे रहा, थ्योरी हमें ऐसी नहीं दे रहा कि टेम्परेचर का इफेक्ट भी है। ठीक है। हमारी वैल्यूज तो चलो कंसिस्टेंट आ गई, वो यही बता रहे हैं कि लो टेम्परेचर पे जो डायटोमिक गैस है वो मोनोटोमिक गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है। जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर तक पहुंचता है तो इसमें क्या होती है, डायटोमिक गैस कंसिस्टेंट हो जाती है, उसमें रोटेशन मोशन भी इंक्लूड हो जाती है लेकिन वाइब्रेशन नहीं। हाई टेम्परेचर में तीनों टाइप की, ऑल टाइप ऑफ मोशन इंक्लूड हो जाएंगी। हम इसको रीजन को वो करने, जो हमारी थी ये मिस्ट्री, को हमने सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया कि हमने देखा कि पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए मजीद हमारे पास कंफ्यूजन हो रही थी। हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल जिनकी दो एटम से ज्यादा होते हैं उनकी तो 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन अवेलेबल होती हैं हर स्टेज पे। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी सी को जो थी हमने स्टडी करने के लिए, और हमने एक न्यू हिंट ली। हम क्या गए, एनर्जी क्वांटाइजेशन की तरफ गए, जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो हमारे पास रूल्स हैं उनको स्टडी करने के लिए गए। वो क्या कहते हैं, हमने क्या कहा कि जो क्लासिकल मॉडल है न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाला, वो इन चीजों को स्टडी नहीं कर पा रहा, इस टाइप की एनर्जी को। क्वांटम मैकेनिक्स से इसको हम लोग स्टडी करेंगे, क्वांटम जो स्मॉल स्केल पे चीजों को डील करता है। ठीक है। हमने कहा कि हमने कंसिडर किया कि जो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स हैं वो सिर्फ हाई टेम्परेचर पे एग्री कर रहे हैं हमारा, उसके लिए। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे हमारे प्लेट्यू एग्जिस्ट करते हैं। तो हम कहते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स को छोड़ लिया और सम क्वांटम फिजिक्स को के मॉडल को इंट्रोड्यूस कराया, जो हम पीछे भी चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 18 में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी क्वांटाइजेशन के बारे में हमने वेव्स एंड ऑसिलेशन में पढ़ा ना कि एनर्जी क्वांटाइज होती हैं, फ्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और इसके अलावा जो F1 है वो इज इक्वल टू F2 के साथ इंटीग्रल मल्टीपल होता है, एन नॉट वगैरह। यानी हमारे पास जैसे फ्रीक्वेंसी क्वांटाइज्ड होती हैं, वेव की स्टैंडिंग वेव सब बनती हैं, तो इसी तरह हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की मोशंस हैं वो भी क्वांटाइज्ड हैं अंडर, क्या होता है, अंडर बाउंड्री कंडीशन एनालिसिस मॉडल, जो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 40 से 43 वाले स्टडी में स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना कंसीडर करते हैं कि हम क्वांटम मॉडल को स्टडी करने लगे हैं, एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे कि वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव के साथ, जो कि सिस्टम को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, एनर्जी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की क्या है, क्वांटाइज्ड है। आप लोगों ने आमतौर पे बैंड्स पढ़े होंगे, जिनमें कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड सेमीकंडक्टर्स के लिए और कंडक्टर्स के लिए मोस्टली पढ़ते हैं। वो बेसिकली हमारी टिप पॉइंट है, हमारा मेन रूट है कि कहाँ पे हम लोग एनर्जी की क्वांटाइजेशन की बात करते हैं कि एनर्जी फिक्स है, इतनी क्वांटिटी दोगे तो ही दूसरे लेवल में जाएगी, उससे क्वांटिटी कम मिलेगी तो सिर्फ थोड़ी सी मोशन ज्यादा हो सकती है या थोड़ी सी हीट अप बॉडी हो सकती है, लेकिन एनर्जी स्टेट उसकी चेंज नहीं होगी एनर्जी की।
ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, क्वांटम मॉडल हमें क्या बताता है कि एनर्जी लेवल डायग्राम को कैसे स्टडी किया जा सकता है, देखा जा सकता है। क्वांट ये एनर्जी लेवल डायग्राम आप देख रहे हैं वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन की। ठीक है। ये देखें, कह रहे हैं कि जो ये लंबी वाली जो लॉन्ग बार्स हैं ये वाइब्रेशनल स्टेट्स को डिस्क्राइब कर रही हैं, और ये जो पतली वाली बार्स हैं ये रोटेशनल स्टेट्स को डिस्क्राइब कर रही हैं। जो हमारी ये नीचे वाली स्टेट्स है ना, हम इन्हें कहते हैं कि ये वाली ग्राउंड स्टेट है वाइब्रेशनल की, और ये वाली ग्राउंड स्टेट है हमारे पास रोटेशनल स्टेट की। ग्राउंड स्टेट है मींस इस स्टेट में जो वाइब्रेशन और रोटेशन एक मिनिमम अमाउंट में हो रही होती है, ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रही होती, वो वाली चीज कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। हमने कहा है जो लोएस्ट अलाउड स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं, ग्राउंड स्टेट है। अब हमने क्या कहा कि जो ब्लैक लाइंस हैं वो शो कर रही हैं एनर्जी को, जो कि मॉलिक्यूल्स के लिए अलाउ है। बीच में जो एनर्जी की वैल्यू आएगी तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट बॉडी एक्सक्लूड कर देगी उसके थ्रू, इनके बीच में। ठीक है। उससे एनर्जी की क्या होगी, उससे हमारी स्टेट पे, वाइब्रेशनल स्टेट या रोटेशनल स्टेट पे डिफरेंस नहीं होगा। और ये भी देख लें कि वाइब्रेशनल स्टेट्स जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं बनिस्बत किससे, रोटेशनल स्टेट्स के। अब हम कहते हैं लो टेम्परेचर पर जो है वो एनर्जी, जो एटम है, जो मॉलिक्यूल है वो कोलियंस के थ्रू ना साथ वाले नेबर्स एटम्स के साथ कोलियन करता है और एनर्जी गेन करता है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा हाई नहीं होती कि वो फर्स्ट स्टेट ऑफ रोटेशन या फिर वाइब्रेशन को भी हाई अप कर सके, ठीक है, इंक्रीज कर सके। यानी ग्राउंड स्टेट में ही दोनों रहते हैं। वाइब्रेशनल स्टेट भी ये ग्राउंड वाली रहती है और रोटेशनल स्टेट भी ये ग्राउंड वाली ही रहती है। इतनी एनर्जी नहीं होती कि इसको अप कर सके, इसकी एटम, यानी एनर्जी इतनी बढ़ सके, हमारा एटम इस स्टेट में आ सके। ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रोटेशन और वाइब्रेशन होती हैं वो क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू क्या करती हैं, रूम टेम्परेचर पर सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन शो करिए। हमने पीछे पैराग्राफ देखा है ना, अपना ग्राफ देखा है ना। इसमें क्या हो रहा है कि लो टेम्परेचर पर, इस लो टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस तक ऑलमोस्ट सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हमें कंट्रीब्यूट करी है। जैसे हाई टेम्परेचर दिया जाएगा तो रोटेशन, उससे हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी को क्वांटम मैकेनिकली स्टडी देख रहे हैं कि इसका कैसे हो सकता है। उसके बाद क्या कहा है कि सिर्फ उस में क्या होगा, लो टेम्परेचर पे सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन के थ्रू हम स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारी इक्वेशन 21.29 के अकॉर्डिंग आई थी। वो कितनी थी, 3/2 R के इक्वल। ठीक है। अब अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा अब्रेज करते हैं तो एवरेज एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से कोलियन से कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, कि हम इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि हमारा जो रोटेशनल की स्टेट है वो इस स्टेट से, ग्राउंड स्टेट है, इसकी फर्स्ट स्टेट पे आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत करीब है ना। रोटेशनल की ये ग्राउंड है, ये फर्स्ट है, जबकि वाइब्रेशनल मोशन की जो फर्स्ट स्टेट है वो इतनी दूर है। ठीक है। यानी इतनी थोड़ी एनर्जी मिली है कि यहाँ से यहाँ तक ही आ सका है, उसके बाद कुछ एनर्जी मिलेगी यहाँ आ जाएगा, उसके बाद कुछ एनर्जी मिलेगी यहाँ आ जाएगा, उसके बाद कुछ एनर्जी मिलेगी तो इसकी ये स्टेट कवर करेगा वाइब्रेशनल की। लेकिन रोटेशनल की यही स्टेट कंटिन्यू रहेगी जब तक ये मजीद थोड़ी सी एनर्जी मिलके यहाँ तक नहीं पहुंचता। ठीक है। अलग अलग स्टेट्स हैं, एटम रोटेशनल एनर्जी की इसी स्टेट में रहेगा, जबकि वाइब्रेशनल एनर्जी की फिर इस स्टेट पे आ जाएगा। कहते हैं अब जैसे टेम्परेचर रेज किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर पर तो सिर्फ कुछ इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है कि वो फर्स्ट रोटेशनल स्टेट पे आ जाए, वाइब्रेशनल की फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट पे ना जा सके। इस वजह से हम जो कहते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है वो एट मॉडरेट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर या मॉडरेट टेम्परेचर पर वो किधर लाई कर रहा है कि उसमें रोटेशनल एनर्जी इन्वॉल्व होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी के साथ, और मोलर स्पेसिफिक हीट हमारी क्या हो जाती है, 5/2 R हो जाती है। इसी तरह अगर रूम टेम्परेचर पर वो यही कह रहे हैं कि वाइब्रेशन से कोई नहीं होता, क्योंकि वाइब्रेशन के लिए ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट यानी इसी वाली वैल्यू पर हमारा एटम मौजूद होता है। रोटेशनल के लिहाज से हमारी कितनी एनर्जी, इतनी एनर्जी बढ़ चुकी होती है। तो अगर कहते हैं हम मजीद टेम्परेचर बढ़ाएं, कितना टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए, 1000 केल्विन या 10,000 केल्विन तक बढ़ा दें, तो इतनी टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका होता है कि हमारी एनर्जी ये इस फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट तक पहुंच जाती है। उस कंडीशन में बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन प्लस वाइब्रेशनल मोशन करना चाह रही होती है, और उस कंडीशन में हमारे पास इस इक्वेशन के थ्रू 7/2 R की वैल्यू आ जाती है। ये हमने थोड़ा सा हिंट लिया है अपने क्लासिकल मॉडल जहां फेल हुआ। पहले हमने क्लासिकल मॉडल को स्टडी किया है, उसकी डेरिवेशन की है, फिर हमने कहा कि ये फेल क्यों हुआ। फेल होने के बाद हमने न्यू मॉडल क्यों बनाया और उसमें क्या एजम्पशन लगाई,
बेटा आपको डीप से बेसिक से पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि पहले क्या काम हो चुका है, आपकी बेस अच्छी बनी हुई हो। ठीक है। ये सारी बेस बेसिकली हम इसलिए बना रहे हैं, आपको देखें बुक का नेम टाइटल ही है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, कि आपने न्यू इंशाल्लाह कोई न्यू स्टडी करनी है, कोई न्यू इन्वेस्टिगेशन करनी है। हो सकता है कि अभी कुछ वक्त में ही ये मॉडल भी क्या हो जाए, वो हो जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, और आप कोई न्यू मॉडल को डेवलप करें, कोई स्टडी करें। ठीक है। अब ये जो प्रिडिक्शंस है हमारी थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन को एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को क्या कर रही है, फुली सेटिस्फाई कर रही है। अब आगे दो क्विक क्विज दिए हुए हैं। पहले में कहा हुआ है कि मोलर स्पेसिफिक हीट डायटोमिक गैस की कांस्टेंट वॉल्यूम यानी सीवी की वैल्यू आई है 29.1। तो आप बोले किस टाइप की एनर्जी होगी उसके पास। ठीक है। 29.1 हमने पढ़ी थी डायटोमिक गैस के लिए, आप इसको स्टडी कर लेंगे। ठीक है। इसमें मेरे ख्याल में तीनों टाइप की, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशन, तीनों टाइप की एनर्जीज इन्वॉल्व हो रही थी डायटोमिक गैस के लिए, आई थिंक, अगर मैं भूल नहीं रही। अच्छा, तो और इसके लिए मोलर स्पेसिफिक हीट किसी गैस की मैयर की जा रही है, सीवी उसकी आई है 11 R/2। अब हमने ये वाला जो केस अभी तक पढ़ा ही नहीं है, यानी हमने मोनोटॉमिक भी स्टडी कर लिया, डायटोमिक की वैल्यू भी 7/2 R तक गई है, तो 11/2 R वैल्यू होगी पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बेसिकली। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस को स्टडी करेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।